जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही एक्शन में आ गए और एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया और ताबड़तोड़ 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका में मास्क पहनने को जरूरी किए जाने वाले ऑर्डर पर साइन किए। 7 मुस्लिम देशों इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया है जो बाइडेन ने। ट्रंप ने 2017 में यह बैन अपने कार्यकाल के पहले हफ्ते में लगा दिया था। इसके अलावा अब अमेरिका फिर से WHO का सदस्य होगा। बाइडेन ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि अगर अमेरिका ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करेगा तो वो खुद भी सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन अमेरिका की WHO में वापसी कराऊंगा। ट्रंप ने पिछले साल अमेरिका को WHO से हटाने का फैसला लिया था। अमेरिका अब पेरिस समझौते में भी दोबारा शामिल होगा। ट्रंप ने 2019 में इस समझौते से बाहर जाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भारत, चीन और रूस धड़ल्ले से प्रदूषण बढ़ा रहे। बाइडेन ने मेक्सिको बॉर्डर की फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप ने मेक्सिको से आने वाले प्रवासियों को देखते हुए दीवार बनाए जाने को नेशनल इमरजेंसी बताया था। अमेरिका ने कनाडा के साथ विवादित क्रिस्टोन एक्सेल पाइपलाइन समझौते पर फिलहाल रोक लगा दी है। कनाडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बाइडेन के फैसले पर निराशा जाहिर की है। ट्रंप ने 2019 में कनाडा के साथ 1900 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन बनाने का करार किया था। इससे पहले अमेरिका को जो बाइडेन के रूप में 46वां राष्ट्रपति मिल गया। उनके साथ कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और इतिहास रच दिया, क्योंकि कमला हैरिस पहली महिला अश्वेत और भारतवंशी उपराष्ट्रपति है। लिहाजा अमेरिका का एक नया अध्याय शुरू हो गया, क्योंकि 128 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. बाइडेन के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और इतिहास रच दिया। I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance. जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि अमेरिका के इतिहास में सबसे बुजुर्ग शख्स ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि कैपिटल हिल की हिंसा के बाद पहली बार इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद पारंपरिक तरीके से कैपिटल की सीढ़ियों पर खड़े होकर मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सलामी कबूल की। शपथ ग्रहण समारोह को और शानदार बनाने के लिए लेडी गागा ने राष्ट्रगान गाया, जिसने वहां मौजूद लोगों के बीच देशभक्ति की भावना और जोश भर दिया। वहीं जेनिफर लोपेज की सिंगिंग ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। 78 साल के जो बाइडेन जिन हालातों में इस पद तक पहुंचे हैं, उसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन बाइडेन पर इस बार जिम्मेदारी भी बड़ी है। हालांकि ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया और वो मेलानिया के साथ फ्लोरिडा चले गए। 151 साल में ये पहला मौका था जब कोई प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ। उधर शपथ लेने के बाद बाइडेन बेटे हंटर, पत्नी जिल और बेटी एश्ले के साथ व्हाइट हाउस की ओर निकल पड़े, क्योंकि इस पल का बाइडेन और उनके परिवार को बेसब्री से इंतजार था। लिहाजा बाइडेन अपने पूरे परिवार के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे। इस दौरान बाइडेन गाड़ी से उतरकर व्हाइट हाउस के परिसर में परिवार के साथ पैदल चलते दिखाई दिए और बीच बीच में वहां कवरेज के लिए खड़े कैमरामैन को उसके सवालों का जवाब भी देते दिखे। इसके बाद बाइडेन अपनी पत्नी जिल के साथ व्हाइट हाउस में रेड कारपेट पर चलते हुए सीढ़ी चढ़े और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्नी जिल बाइडेन को गले लगाया और फिर अपनी पत्नी और परिवार के साथ अंदर चले गए, जहां वो अगले 4 साल तक रहेंगे। बाइडेन के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी अपने पति और परिवार के साथ व्हाइट हाउस में दाखिल हुई और वहां खड़े सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इधर व्हाइट हाउस में पद संभालते ही बाइडेन ने फाइलों पर हस्ताक्षर कर एक नई शुरुआत की। इस तरह से जो बाइडेन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। हालांकि अमेरिका और बाइडेन के लिए महज एक शुरुआत मात्र है, क्योंकि अमेरिका जिस मुहाने पर खड़ा है, वहां बाइडेन पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके सामने चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। इससे पहले बाइडेन ने अपना भाषण 21 मिनट 12 सेकंड में खत्म किया। इस दौरान बाइडेन ने भाषण में कैपिटल हिल हिंसा का जिक्र किया और ट्रंप पर तीखा हमला बोला। Days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation.
we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. पटना में तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के अंदाज में नजर आए। तेजस्वी ने डीएम से पहले आम आदमी बनकर बात की, लेकिन बाद में जब अपना परिचय दिया तो डीएम सर कहने लगे और इस पर लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। अपने जमाने में लालू यादव भी अधिकारियों से इसी तरह मुखातिब होते थे। लेकिन उनके राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते नजर आए। तेजस्वी पटना में नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने डीएम को फोन लगाया। डीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में। इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं, विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चित काल नहीं मिलेगा? अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, कब तक होते? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए, नहीं ट्विटर जो है हिसाब ले रहा है, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? अच्छा सर। हम लोग ना। डीएम के सर कहते ही वहां मौजूद लोग ठहाका लगाकर हंसे। तेजस्वी यादव ने धरना दे रहे लोगों से कहा कि धरना देने के लिए जल्दी एप्लीकेशन व्हाट्सएप कर दें। सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर उनके फैंस और दोस्तों ने उन्हें याद किया। सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत से जुड़े कुछ वीडियोस शेयर किए, जिसमें सुशांत डॉग के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत के हाथ में खिलौना है जिसे लेकर डॉग उनके पीछे दौड़ रहा है और सुशांत उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। ये तस्वीरें सुशांत की जिंदा दिली को दिखाने वाली हैं, जिसके लिए अंकिता ने लिखा है, ये ही कुछ यादें हैं सुशांत की जो मेरे पास हैं और मैं इसे हमेशा ऐसे ही याद रखूंगी। खुश, बुद्धिमान, रोमांटिक और प्यारा। स्कॉच हमेशा तुम्हें प्यार करता था और अब मुझे लगता है कि वो तुम्हें ज्यादा मिस करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम जहाँ हो वहाँ बहुत खुश हो। इसके अलावा अंकिता ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें सुशांत एक गाने पर शाहरुख की तरह डांस करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद वो अंकिता के साथ भी डांस करते नजर आते हैं। सुशांत के जन्मदिन के मौके पर उनकी बहन श्वेता कीर्ति ने भी उन्हें इमोशनली याद किया और सुशांत की तस्वीरों का कोलाज पोस्ट किया, जिसमें बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादें हैं। श्वेता ने लिखा, लव यू भाई, तुम मेरा हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। वहीं सुशांत के जिम पार्टनर और दोस्त सुनील शुक्ला ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। मुझको यकीन है कि सीबीआई अपनी जांच में ये निकालेगी कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था और सुशांत सिंह राजपूत के खूनियों का जब तक पता नहीं निकलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे शरीर का कण-कण लगा दूंगा। कोर्ट कचहरी जाना होगा, मैं जाते रहूंगा, लेकिन मेरे सुशांत भैया को न्याय दिलवा के रहूंगा। सोशल मीडिया पर भी सुशांत के चाहने वालों ने उनके जन्मदिन पर उन्हें याद किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए हजारों वाहनों को हरी झंडी दिखाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए राशन डोर डिलीवरी व्हीकल को हरी झंडी दिखाई। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 539 करोड़ रुपए के 9,260 वाहन खरीदे हैं। बेंगलुरु में एनसीबी की टीम ने करीब 50 किलोग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी ड्रग्स को रसोई के सामान में बेहद चालाकी से छिपाकर धंधा किया करते थे। दिल्ली के कालकाजी में एक ज्वेलरी की दुकान से एक चोर ने 13 करोड़ रुपए की चोरी कर ली। खास बात यह है कि चोर ने चोरी के दौरान पीपीई किट पहनी हुई थी। पुलिस ने आरोपी चोर शेख नूर को गिरफ्तार कर लिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया, जिसका जश्न बीएसई के बाहर मनाया गया। गुरुवार को सेंसेक्स 304 अंकों की तेजी के साथ 50,096.57 पर खुला। हालांकि बाजार इस बढ़त को कायम नहीं रख सका।
फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर ने एक वीडियो शेयर किया है। एकता ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें सुशांत के कई मूड और लुक्स नजर आ रहे हैं। वेब सीरीज तांडव पर शुरू हुआ विवाद फिलहाल तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक ने माफी मांग ली है, फिर भी मुंबई में लखनऊ पुलिस की कार्रवाई जारी है। जो पुलिस की टीम है वो मुंबई आकर जगह जगह पे विजिट कर रही है और स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के लिए आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि सुबह से जो है यूपी पुलिस की टीम 4 मेंबर की टीम जो मुंबई आ पहुंची। मुंबई में सबसे पहले अली अब्बास जफर जो कि क्रिएटर है तांडव वेब सीरीज के, उनके पास गई थी। वो घर पे नहीं थे, इसलिए स्टेटमेंट नोटिस उनके दरवाजे पर लगाई गई कि 27 जनवरी को जो है लखनऊ के पुलिस स्टेशन में उन्हें मौजूद रहना है। और अब तांडव वेब सीरीज के राइटर के घर जो है यूपी पुलिस की टीम पहुंची है। हम देखते हैं आज पूरे दिन जो भी सारे लोग हैं तांडव वेब सीरीज से रिलेटेड, उनके घर पे जाकर यूपी पुलिस विजिट करेगी और स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग को लेकर आगे बढ़ेगी। क्योंकि अली अब्बास जफर जो कि क्रिएटर हैं वेब सीरीज के, तांडव वेब सीरीज के, उन्हें जो है कल बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से 3 हफ्ते तक की एक ट्रांजिट जो है ये मिली है। ट्रांजिट एप्लीकेशन के तहत एक 3 हफ्ते की रिलीफ मिली है, हम कह सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे गौरव सोलंकी जो कि राइटर है तांडव वेब सीरीज के, उनके घर जो है यूपी पुलिस की टीम आ पहुंची है। ये कई राज्यों के अलावा मुंबई में भी तांडव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में सैफ अली खान और जीशान पर भी केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि वेब सीरीज में हिंदू देवताओं का अपमान किया गया है। इसे लेकर देश भर में विरोध जारी है। यूपी के बहराइच में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस पर रोक लगाने की मांग की। करणी सेना ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज में हिंदू देवताओं का अपमान है, लिहाजा इसे बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी नेता राम कदम तांडव को लेकर लगातार हमलावर हैं। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उस पर यदि कोई कड़ा प्रहार करता है, उन्हें अपमानित करता है, उसके लिए भाजपा सड़क पर उतरे, सामना लिखता है, ये मनोरंजन है, हास्य है। कहां खो गया शिवसेना का हिंदुत्व? स्वर्ग में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की भी आत्मा दुखी हुई होगी और शिवसेना इसे मनोरंजन कहती है। और इस बीच एक और वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर भी बवाल शुरू किया है। आरोप है कि वेब सीरीज के जरिए मिर्जापुर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मिर्जापुर भी अमेज़न पर रिलीज हुई है, जिसकी कहानी में मिर्जापुर के गैंग वॉर को दिखाया गया है। लेकिन अब यह वेब सीरीज भी विवादों में घिर गई है। इसी सिलसिले में केस भी दर्ज हुआ है और इसकी जांच के लिए भी मिर्जापुर पुलिस मुंबई में मौजूद है। मिर्जापुर वेब सीरीज है, उसी के बारे में एक एफआईआर लॉन्च हुआ है वहाँ पे। उसी से हम लोग पूछताछ के लिए यहाँ डीसीपी क्राइम साहब से परमिशन लेने के लिए आए थे, किंतु डीसीपी क्राइम साहब अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो बताया गया कि बाद में जब वो आएंगे तो आइएगा तो परमिशन मिलेगा। बस अब तक यही प्रगति है। तो एक एफआईआर लॉन्च किया गया है। मिर्जापुर जो वेब सीरीज है उसमें जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और छवि खराब करने का प्रयास किया गया है, उसमें एक एफआईआर लॉन्च है वहाँ पे। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पूछताछ करने और इन्वेस्टिगेशन करना है। मिर्जापुर वेब सीरीज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, अमेज़न और एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दी गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज में मिर्जापुर को गुंडों का शहर दिखाकर उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। इस पर प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर सरकार और मेकर्स को नोटिस जारी किया है। हालांकि इस वेब सीरीज का दूसरा पार्ट भी पिछले साल प्रसारित किया जा चुका है। कोरोना काल में पीपीई किट पहनकर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में एक चोर ने पीपीई किट की मदद से 13 करोड़ के सोने के जेवर एक शोरूम से उड़ा ली। हालांकि 24 घंटों में आरोपी पकड़ा भी गया। लेकिन चोरी की सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि चोर ने बाकायदा पीपीई किट पहनी हुई थी। पीपीई किट पहने ये चोर दिल्ली के कालकाजी में मौजूद एक शोरूम में दाखिल हुआ।
बताया जा रहा है कि आरोपी 3-4 मकानों की छत से होते हुए शोरूम में गैस कटर और रस्सी की मदद से घुसा। फुटेज के मुताबिक चोर रात में करीब 10 बजे आया और अगले 6 घंटे तक शोरूम में मौजूद रहा। इस दौरान वह शोरूम के अलग अलग हिस्से में गया और गहने उठाकर रख लिए। हैरत की बात यह है कि इस दौरान शोरूम के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को चोरी की भनक तक नहीं हुई। गहने बैग में डालने के बाद ये शख्स आराम से रस्सी के जरिए छत पर गया और फरार हो गया। जब सुबह चोरी की खबर मिली तो पुलिस को बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज देखते ही पुलिस को इस बात का शक हुआ कि चोर शोरूम से अच्छी तरह वाकिफ था। शक की सुई नूर रहमान की तरफ घूमी। पश्चिम बंगाल का रहने वाला नूर रहमान शोरूम में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसने छुट्टी ली हुई थी। पुलिस ने उसे फोन लगाया और पता लगा लिया कि वो दिल्ली के करोल बाग में मौजूद है। फिर पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके पास से 25 किलो सोना बरामद कर लिया। यानी पीपीई किट पहनकर पहचान छिपाने की जो कोशिश चोर ने की थी वो नाकाम हो गई और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस अनोखे चोर को धर दबोचा। जोधपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 15 लाख रुपए का चंदा दिया है। राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि पहुंचे और मंदिर निर्माण के लिए सहयोग देने की घोषणा की। 15 लाख रुपए का चेक उसी वक्त दिया गया जबकि बाद में 2 करोड़ से ज्यादा रकम और देने की बात कही गई। यूपी के मेरठ में 2.5 लाख के इनामी डॉन बदन सिंह बद्दो की काली कमाई से बनाई गई अवैध आलीशान कोठी जमींदोज कर दी गई। बद्दो मार्च 2019 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। एक हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। काली कमाई से बनी उसकी कोठी आज प्रशासन ने ध्वस्त कर दी। यूपी में बदमाशों और गैंगस्टर्स के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त है और अवैध तरीके से बनाए गए उनके मकान, उनकी इमारतें तोड़ी जा रही हैं। इसी कड़ी में बदन सिंह बद्दो की इस इमारत को मेरठ पुलिस ने जमींदोज कर दिया। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए अब कोविड रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। ओडिशा में पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता मंदिर प्रशासन ने खत्म कर दी है। गुरुवार से मंदिर को खोल दिया गया और हर दिन 30,000 श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत दी गई। यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए नामांकन करने वाले बीजेपी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। ब्राह्मण महासभा ने निर्माता, निर्देशक और कलाकारों का पुतला भी फूंका। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भारत से एयर इंडिया का विमान नेपाल के काठमांडू पहुंच गया। पंजाब के लुधियाना में मशहूर वैक्स कलाकार चंद्रशेखर ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिमा बनाकर उन्हें बधाई दी। चंद्रशेखर ने भरोसा जताया कि जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अब तक देश भर के 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और देश तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। हमारे देश में लगभग 8 लाख लोगों को कल तक टीका लग गया। उसमें भी कोई गिनती के लोगों को ये इस तरह की जो साइड इफेक्ट हुए हैं जो कि साधारणतः नॉर्मल वैक्सीन्स में होते हैं। और वैक्सीन्स की कितनी हमारे जीवन में उपयोगिता है इसको भारत से ज़्यादा कोई दूसरा शायद नहीं समझ सकता। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में भी वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता कुलभूषण। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। इस समय हम देख सकते हैं कि भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है टीकाकरण वैक्सीन का लगाया जा रहा है और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे जागरूक होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जागरूकता की और ज़रूरत है। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम 4 से 5 दिन हो चुके हैं, किस प्रकार से ये पूरी प्रोसेसिंग चल रही है? रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? और अभी भी देखा जा रहा है कि थोड़ी सी जागरूकता आनी चाहिए क्योंकि अभी जागरूक लोग नहीं हो पा रहे हैं टीकाकरण के लिए। नहीं, जागरूक गलत कर रहे हैं जो जागरूक नहीं है।
वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तक तो हजारों लोगों को लग चुका है। कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट में नहीं आया है कि किसी को कुछ हुआ है। माइनर से जो हर वैक्सीनेशन में होते हैं वैसे ही जहाँ इंजेक्शन लगता है, सूजन आती है, कभी थोड़ा सा फीवर आ जाता है हल्का सा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना तो हर वैक्सीन के साथ होता है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वो फिलहाल में जेपी हॉस्पिटल में जारी है और इसके साथ ही यहाँ पे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन एक जागरूकता की कमी है। मैं आपको ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर दिखाना चाहूँगा। इसके साथ ही कई जो है लापरवाही और खामियाजा भी यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि टीकाकरण के पंजीयन के बाद हेल्थ वर्करों को बुलाने की प्रक्रिया में खामी के चलते जो है डोज काफ़ी यहाँ पे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में दूसरा जो खेप है वो पहुंच चुका है और दूसरे खेप में की जो वैक्सीन है वो कई जिलों में जो है अब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ कुलूपचंद सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और गुलमर्ग में ताजा और भारी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर समेत कई शहरों में रास्तों और घरों तक कई इंच बर्फ जमी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, लद्दाख में भी कई फीट बर्फ जमा है। लद्दाख में 23 जनवरी को फिर से भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं गुलमर्ग में हाल ये है कि वादियां सफेद हो गई हैं, जबकि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर के नीचे ढक गया है।